देखो अब आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? कृषि। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ज्योग्राफी में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृषि, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो देखो जैसे कि कृषि क्या है, तो जैसा कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि कृषि का अर्थ है फसल उगाना, पशुपालन करना और भूमि की प्रबंधन करना। देखो फसल उगाना जो कृषि है, तो हम सभी लोग यही सोचते हैं कि जो किसानी है, खेती बाड़ी है, तो यहीं तक सीमित है क्या वो? अच्छा, कि कृषि में मतलब कि सिर्फ और सिर्फ खेती होता है, सिर्फ क्या किया जाता है कि धान उगाया जाता है, फसल उगाया जाता है, काट करके खाया जाता है। कृषि में सब लोग ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता है, ये भी एक पार्ट है, लेकिन इसका और भी पार्ट होता है। कृषि का मतलब देखो, साफ साफ बताया गया है कि कृषि का मतलब किन क्षेत्रों से है, तो फसल उगाने के क्षेत्रों से। यानी कि कृषि में फसल भी उगाया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कि कुछ लोग होते हैं गांव में, अक्सर देखोगी कि गाय भैंस ये सब लोग पाल करके रखते हैं। ठीक है, और अभी तो हम लोग की तरफ भी बकरा बकरी सब पालता ही है, बकरी वगैरह भी पालता है। और क्या करते हैं कि भूमि का प्रबंधन, भूमि का प्रबंधन। यानी कि देखो, जब हम लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो देखो हम लोग इसमें ध्यान किन बातों का रखते हैं कि जो हमारा जमीन है। अब मान के चलो कि हमको मन किया यहाँ पे खेती करने का, तो हम यहाँ पे खेती अभी अगर चाहेंगे तो अभी से करना शुरू कर देंगे? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। पहले मिट्टी का रख रखाव अच्छे से करना होगा, उसको देख रेख करना होगा, समय समय पे उसको कोड़ काड़ करके, मतलब कि वैसा एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा ताकि वो फसल को उगा सके। ठीक है, तो पहले मिट्टी को केपेबल बनाना पड़ेगा। यानी कि हमारे जमीन को अच्छे से प्रबंधित करना पड़ेगा, एक क्षेत्र डिसाइड करना पड़ेगा, उसको समय समय पर हर चीज मुहैया कराया जाएगा। उसमें पानी चाहिए, बीज चाहिए समय पे, उसको फिर कोड़ना पड़ता है। ये सब चीज हम लोग को करना पड़ता है, तब जाकर के मिट्टी तैयार होता है खेती के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोग करते क्यों हैं? ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मनुष्य के लिए और अन्य उपयोगी वस्तु प्राप्त किया जा सकता है। ताकि जो मनुष्य है वो अपना जितना भी उपयोगी वस्तु है वो उसको प्राप्त कर सकता है। ये बताओ कि जो भोजन हम लोग करते हैं, खाना हम लोग खाते हैं, तो खाना कहाँ से आता है? खाना का भी तो कोई ना कोई प्रबंधन कर रहा होगा। हम लोग तो मार्केट से जा करके खरीद के लेकर के आ जाते हैं। हम लोग को मन करता है तो दो कौर खाएंगे, या बाकी कहेंगे हटाओ खाना अच्छा नहीं खिला। लेकिन वही खाना को सोचो उगाने के लिए कितना समय लगता है कि नहीं लगता है? चलो ये तो खाना का बात हुआ। कृषि और भी कई चीजों में हम लोगों को मदद करता है। जैसे कि मान के चलो खेती करके, तो हम लोग को मान के चलो दूध पीना है, अगर हमको रबड़ी खाना है, हमको पनीर खाना है, तो उसके लिए दूध चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, गाय भैंस को पालते हैं। और मतलब कि एक होता है कि बच्चा लोग जो होता है छोटा, उनका ब्रेन डेवलपमेंट और शरीर का डेवलपमेंट अच्छे से हो, शरीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम वगैरह पहुंच सके, उसके लिए हम लोग दूध पीते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब जीव जंतुओं से आता है। तो सिर्फ धान उगा करके और ये उगा करके तो हम लोग दूध वगैरह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कृषि का मतलब इन क्षेत्रों से है कि इसमें फसल उगाना, पशुपालन करना, भूमि का प्रबंधन करना, जिसके वजह से मनुष्य अपना उपयोगी जितना भी चीज है अपने उपयोग के लिए उगा सके और क्या कर सके। और भी देखो, कृषि का बहुत ही एक बड़ा योगदान है। हमारे जो भारत जो देश है, जो भारत देश है, ये कृषि में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में तीन ठो क्षेत्र पढ़े हैं ना, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय पढ़े हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो लोग लगे हुए हैं, तो वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो कि हमारे देश का प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? आगे बढ़ जाए इतना पर से। चलो, तो जो अब हमारा अगला पॉइंट होगा, इसमें ये बताया गया है कि देखो आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अब इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग पढ़ लेते हैं। मुख्य उद्देश्य, कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आखिर हम लोग क्यों करते हैं कृषि? तो इसका कुछ तो मुख्य उद्देश्य होगा। तो क्या क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? सबसे पहले भोजन प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना। ये बताओ, मान के चलो तुम्हारे घर पे कभी खाना नहीं बना,
तुम्हारे घर पे कभी खाना नहीं बना तो तुम क्या खाती होगी? मान के चलो कोई मैगी ला लेता होगा, तो कोई चिप्स खा लेता होगा, कोई कुरकुरे खा लेता होगा, कोई बिस्किट खा लेता होगा। ठीक है, तो ये खा करके हम लोग अपना डेली दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। अब चलो मान के चलो कितना लोग तो मजबूरी में खा भी लेता है, तो क्या रोज रोज हम लोग इसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को चाहिए भोजन, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रोटी चावल में ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। ये सब मैगी वगैरह और जो बिस्किट वगैरह होता है, ये सब खा करके हम लोग अपना दिनचर्या नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या है कृषि का? भोजन प्राप्त करना। अच्छा, दूसरा उद्देश्य क्या है? उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना। उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना। अच्छा, इसका मतलब क्या? उद्योग मतलब काफी ऐसे बिजनेस हैं जिनका जो रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल यानी कि वो सभी चीजें, कच्ची वस्तुएं जो बिजनेस अपना चलाने के लिए उन लोगों को चाहिए होता है, कुछ मटेरियल बनाने के लिए चाहिए होता है। तो ये उन चीजों के बारे में कहा गया है, उद्योगों के लिए, बिजनेसेस के लिए। जैसे बहुत सारा बिजनेस है जो कृषि पे डिपेंडेंट है। तुम जरा सोचो, आज के डेट में हर एक घर में जो दूध का पैकेट आता है, जो पैकेट वाला दूध आता है ना, अभी तो हम लोग गाय भैंस तो पाल करके नहीं रखे हैं कि जा करके दूध लिए, हम लोग को खरीद करके लाना पड़ता है, चाय भी पीना होता है तो हम लोग जो खरीद करके लाते हैं, अब मान के चलो कि हम लोग के आसपास में खटाल है, तो हम लोग तो खटाल पर से भी डायरेक्ट गाय से दूध निकलवा करके हम लोग लेके आ जाएंगे। लेकिन कई सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आसपास में कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं, जैसे कि जो शहरी क्षेत्र होता है, टाउन वाला क्षेत्र होता है, वहां पे नहीं मिलता ये सब चीज। हाँ, लेकिन एक चीज हर जगह पे मिलेगा, वो क्या? पैकेट वाला दूध। तो वो पैकेट वाला दूध आता कहाँ से है? उसमें आखिर जो पैकेट के अंदर जो दूध है, तो वो आया कहाँ से? वो कृषि सेक्टर से ही आता है। बहुत सारे मतलब जो फैक्ट्री होती है वो गाय पालते हैं, एकदम बहुत सारी गाय पालते हैं। फिर उनका दूध निकाल करके उसको अच्छे से रिफाइन करके पैकेट में भर करके बाकी सब जगह बेचने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, ये तो पहला हम लोगों का जो आंख से देखा हुआ एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, बहुत सारा ऐसा कपड़ा है, रेशम का कपड़ा सुनी हो? रेशम का कपड़ा, तो रेशम का कपड़ा कहाँ से आता है पता है? वो रेशम का जो कपड़ा है वो कहाँ से आता है पता है? वो आता है रेशम के कीड़ा से। कहाँ से आता है? रेशम के कीड़ा से। रेशम का जो थूक होता है, लार होता है, इन सब चीजों से वो उसका जो मटेरियल है वो निकलता है, रेशम निकलता है। फिर उसको रिफाइन करके धागा बनाया जाता है, फिर उस धागे से कपड़ा बनता है। ठीक है, अब मान लो कि चीनी बनता है। चीनी, तो चीनी कैसे बनता है? चीनी बनता है ईख से, गन्ना से। तो जो भी कंपनियां, जो भी फैक्ट्रियां ये सब चीनी बना रहा है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल है, कच्चा सामग्री है, वो क्या हो गया? चीनी कच्चा होता है या ईख कच्चा हुआ? ईख। तो वो क्या करेगा? किसान के पास जाएगा, ढेर सारा ईख ले लेगा, लेकर के अपना फैक्ट्री में लाएगा, उसमें से रस निकालेगा उसका, फिर उसको रिफाइन करके चीनी बनाता है। वैसे ही गुड़ वगैरह होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या कृषि सेक्टर से बहुत सारा कच्चा माल उद्योगों में जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। चलो, अगला जो ऑप्शन, अगला जो उद्देश्य है वो बताया गया है कि कृषि उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करना। कृषि उत्पाद के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करना। थोड़ा सा इसका मतलब हम लोग जान लेते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़े कृषि। कृषि क्या है? तो कृषि के बारे में हम लोग पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें कि कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भोजन प्राप्त करना, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, और कृषि उत्पाद के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करना। क्या करना? अर्जित करना। देखो, ये भी एक मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि मान लो बहुत सारे किसान होते हैं जो खेती करते हैं,
अच्छा, एक और चीज होता है, देखो हमारे भारत देश में क्या है, फलों की बहुत सारी प्रकार पाई जाती है। बहुत प्रकार का फसल यहाँ पे पाया जाता है हमारे भारत देश में। लेकिन कुछ कुछ देश ऐसा है जहाँ पे जो फसल उन लोगों को जरूरी होता है ना, वो फसल उन लोगों को नहीं मिल पाता है। अब जैसे कि मान के चलो कि दो ठो दुकान है, जैसे कि मान के चलो दो ठो दुकान है, चाहे तीन ठो दुकान है, ठीक है। तुमको मान के चलो एक मैगी लेना है, क्या लेना है, मैगी लेना है। तुम मार्केट आई मैगी लेने, देखी तीन ठो दुकान है, ठीक है। तो तुम्हारे पास तो मैगी है नहीं, तुम खरीदने के लिए आई हो। तुम जब इस दुकान पे गई तो बोला ये मेरे पास मैगी नहीं है, ठीक है, इसके पास मैगी नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगी, इसके पास तुम गई, ये बोला मेरे पास मैगी नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगी, दूसरे दुकान पे जाओगी। इसके पास भी नहीं है, फिर तुम क्या करोगी, तीसरे दुकान पे जाएंगे। तो यहाँ पे मान के चलो मिल जाता है। तो ऐसे ही कई सारा ऐसा देश है जहाँ पे कुछ कुछ मटेरियल्स, कुछ कुछ फसल नहीं पाई जाती है, लेकिन हमारे भारत देश में वो ज्यादा मात्रा में उगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उन देशों से बातचीत करके अच्छा संबंध बनाते हैं, ठीक है। अगर उन लोगों को जो भी चीज़ का ज़रूरत होता है और वो चीज़ हमारे पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी जो हमारा फसल उगा है, इस साल फसल बना है, अब फसल में बहुत से प्रकार की फसलें हैं, ठीक है। अगर किसी देश को वो चीज़ चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फसल को इकट्ठा करते हैं और उसको बेच देते हैं। अब याद रखना, हम विदेश का बात कर रहे हैं, भारत देश के अंदर का नहीं, भारत देश के बाहर का बात कर रहे हैं। अच्छा, भारत देश में तो रुपया चलता है, चलता है कि नहीं चलता है, क्या भारत देश के बाहर भी रुपया चलता है। हमको अमेरिका में जाना होगा सामान बेचने के लिए, तो हम रुपया दे करके बेचेंगे, नहीं, वहां पे क्या चलता है, डॉलर चलता है। क्या चलता है, डॉलर चलता है, ठीक है। जो कि ये काफी मजबूत माना जाता है। जैसे कि हम लोगों का जो इन लोगों का जो एक डॉलर होता है, एक डॉलर यहाँ के 80 से 90 रुपए के बीच में होता है। यानी कि वहां का एक डॉलर हम लेकर के आए विदेश से, और यहाँ पे भारत में आकर के भंजाए, बोले ना कि इसका भारत में जितना पैसा बनता है हमको दे दो, तो वो तुमको वहां का एक डॉलर के बदले कितना रुपए दे देगा, 80 से 90 रुपए दे देगा। मतलब जितना अमाउंट अभी होगा, अभी के समय पे, करंट समय पे। समझ में आ रहा है ये चीज। तो देखो, इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। मान के चलो कि हम सामान अपना लिए, ठीक है, हम जो भी अपना फसल उगा है हम उसको लिए, और विदेश में जाकर के मान के चलो कि हम 50 डॉलर में बेच करके आ गए। कितना डॉलर में, 50 डॉलर में। तो मान के चलो कि कोई गांव का होगा, तो बोलेगा 10 मन बोड़ा दे, 10 बोड़ा हम गेहूं ले आके बेचनी, हमारा 50 डॉलर मिलेगा। तो गांव वाला सोचेगा ना, अरे बुड़बक तुम 50 रुपए में काहे बेच के आ गया। वो क्या बोलेगा, वो सोचेगा ना, 50 डॉलर 50 रुपया होता है, ठीक है। लेकिन जब उसका भारत में ला करके जब भी पैसा भंजाओगी ना, तब तुमको पता चलेगा कि 80 से 90 रुपए इसके गुणा कर दो, सीधे 80 से 90 रुपए इससे गुणा कर दो, वो अमाउंट तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ का जो डॉलर होता है वो काफी मजबूत होता है, काफी बड़ा होता है, और हम लोगों का रुपया इसके सामने छोटा पड़ जाता है। कोई दिक्कत। तो अब बताओ कि अगर हम लोग अपना सामान को विदेश में ले जा करके बेचते हैं, तो वहां का पैसा का वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा होता है। तो इससे हमें जो फायदा भारत में हो रहा था, उससे 10 गुना ज्यादा फायदा हम लोग को विदेश में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो और इससे अगर हम लोगों को फायदा होगा, तो हम लोग अपना देश में सहयोग कर सकेंगे, हम लोग अपना अपने परिवार में सहयोग कर सकेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये फायदा होता है विदेशी मुद्रा अर्जित करने का। जो कि ये विदेशी मुद्रा कहाँ से अर्जित हो रहा है, तो कृषि उत्पाद से। किससे, कृषि उत्पाद से। समझ में आ गया। तो ये था कृषि का मुख्य उद्देश्य। और भी बहुत सारा मुख्य उद्देश्य है, लेकिन मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं मुख्य उद्देश्य में, कि भोजन प्राप्त करना, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, और कृषि उत्पाद के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करना। देखो, इतना छोटा सा बात था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल हो गया ज्यादा। क्या समझ में आया या नहीं आया, कहीं पे कोई कंफ्यूजन। चलो आगे बढ़े। चलो अब आगे देखते हैं। चलो आगे देखो, भारत में कृषि का महत्व क्या है। अब हम लोग देखते हैं इसका महत्व क्या है भारत में।
भारत में कृषि का महत्व क्या है? देखो, भारत एक ऐसा देश है ना, जहाँ पे तुमको पहले ही बताए थे कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग सिर्फ और सिर्फ अपना आर्थिक गतिविधि यानी पैसा कमाने का काम, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से उसको आता है पैसा? सिर्फ और सिर्फ कृषि के बदौलत। वो अपना आर्थिक गतिविधि के लिए टोटली किस पे डिपेंड है? कृषि पे। यानी कि उसके घर में जो भी पैसा आ रहा है वो किसके मदद से आ रहा है? कृषि की मदद से। एक बहुत बड़ा वर्ग है, ठीक है, बहुत बड़ा वर्ग है। लगभग हम लोग कह सकते हैं कि भारत का 2/3 जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या है जो अभी भी कृषि सेक्टर से बिलोंग करता है। किस सेक्टर से बिलोंग करता है? कृषि सेक्टर से बिलोंग करता है। समझ में आया? यानी कि हर 3 में से दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है अभी के समय पे? कृषि कर रहा है। समझ में आया? ये उनके आर्थिक जीवन का आधार है। यानी कि पैसा कौड़ी के मामला में वो लोग अभी भी किस पर डिपेंडेंट हैं? कृषि पर। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो अब आगे देखते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है खाद्य सुरक्षा। क्या है? खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा। आगे बढ़े। देखो, यह देश की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। ठीक है। जो खाद्य सुरक्षा है, अब खाद्य सुरक्षा मतलब समझो, ऐसा है कि मान के चलो कि हम खेती किए, हम बहुत सारा अनाज लेकर के आए, ठीक है। तो देखो, अनाज क्या है कि वो कभी खराब होते रहता है, रखे 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 कभी खराब भी हो जाता है। अब मान के चलो हम किसान हैं, हम किसी को अगर खराब अनाज बेच दिए तो उससे तो उसका मौत भी हो सकता है, सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है उसको, ठीक है, वो मुश्किल में पड़ सकता है। तो इसके लिए जो भारत सरकार है और भी जो कई सारे लोग हैं, इन चीज़ों पर खास करके ध्यान देते हैं कि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है, इसके क्या क्या मतलब कि आखिर किन किन पैमाने पर इसको आंका जाता है। ऐसे ही तुम जो चावल जो खा रही हो तो वो तो ऐसे ही तुम्हारे घर तक नहीं आया है कि बस खेत में से निकाले काट करके तुमको दे दिए, नहीं। उसका सेफ्टी चेक होता है कि क्या ये खाने लायक है या नहीं है, कितने दिनों से रखा हुआ है, कितने दिनों में खराब होगा। क्योंकि खाना जो है तुम खुद देखी होगी, अगर तुम रोटी को ही ले लो चाहे दाल को ही ले लो, सुबह में बनाओ अगला दिन वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। पकने के बाद का बात कर रहे हैं, पकने के पहले का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इन सब चीजों के लिए जो बताया गया है कि यह मतलब कि जैसे कि देखो, हमारा जो देश है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब बहुत बड़ा आबादी यहाँ पे रहता है। पूरे विश्व का अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोग कहीं रहते हैं, तो वो कौन सा देश है? भारत देश है। अभी के समय पे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत देश है। अच्छा, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें बताया गया है, और ये जो पूरा मतलब कि देश है, पूरा जनसंख्या है, तो इसको देखो, जनसंख्या छोटा मोटा चीज नहीं होता है। आखिर तुम्हारे देश में इतना सारा जनसंख्या है तो क्या तुम्हारे देश के लोग अच्छे से खा पी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से तो कुछ नहीं होता है बाबू। जैसे कि तुम्हारे घर में मान के चलो कि 10 गो लोग हैं, 10 गो लोग में से 2 गो लोग खाना खा रहा है, तो बाकी अगला बाकी का बाकी सारा लोग सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आने वाला कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। समझ में आ रहा है? खैर देखो, हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा था खाद्य सुरक्षा। तो यह देश की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है, ठीक है। उद्योगों के लिए जो कच्चा माल हम लोग पढ़े थे, उद्योगों के लिए कच्चा माल, समझना, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, अभी इस पे आते हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल महत्व हम लोग पढ़ लिए, भूमि उपयोग, हाँ ठीक है। देखो, अब हम लोग आते हैं उद्योगों के लिए कच्चा माल। तो जैसे कि तुमको हम एग्जाम्पल देकर के समझाए थे कि जो रेशम का जो कीड़ा होता है उससे हम लोगों को क्या मिलता है? रेशम। क्या मिलता है? रेशम के कीड़े से हमें क्या मिलता है? रेशम। रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है, और इस रेशम का इस्तेमाल करके रेशमी कपड़ा बनाया जाता है। बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है?
अच्छा, एक चीज देखी हो, तुम्हारे घर में एक बोरी बोरी रखा रहता होगा, बोरी मतलब बोरा, वो प्लास्टिक वाला आता है बोरा, और एक वो आता है धागा वाला बोरा आता है, रस्सी वाला बोरा, देखी हो? तो वो जो बोरा आता है वो कहाँ से आता है? वो जूट से आता है। कहाँ से आता है? जूट से। जूट भी एक फसल है जी। जूट से, जूट का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे चीज में करते हैं। देखो, जैसे कि सुतरी बनाने में, सुतरी मतलब रस्सी, इधर कहीं तो लगा नहीं है। पहले चलता था कि जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी आता था ना, तो ऐसे रस्सी बांध दिया जाता था और उसमें तिलंगी लगा दिया जाता था, ऐसे ऐसे, और फिर जितना मतलब बांधना है बांध लो, फिर ऐसे करके खींचोगी ना तो वो टूट जाता था। ठीक है, तो उसी को हम लोग सुतरी बोलते हैं। मच्छर लगता है। समझ में आ रहा है? तो इससे और भी, जैसे कि रस्सी बनता था, बोरियां बनती थी, जिसमें चावल वगैरह होता है, गेहूं वगैरह होता है, पैक करके उसको कहीं सप्लाई करना होता है तो उसमें भर करके दे दिया जाता है। अच्छा, और हम क्या एग्जाम्पल देखे थे इसके अंदर? और जो एग्जाम्पल देखे थे, गन्ना का एग्जाम्पल देखे थे। किसका? गन्ना का एग्जाम्पल देखे थे। इससे क्या बनाया जाता था? चीनी बनाया जाता था। सिर्फ चीनी ही बनाया जाता है? नहीं, गुड़ भी बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? यहां तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो, अब हम लोग देखते हैं इसका वैश्विक महत्व। वैश्विक महत्व हम लोग क्या देखते हैं? वैश्विक महत्व। कहा गया है कि जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता बहुत अधिक है। भारत कई फसलों में, जैसे कि चाय हो गया, गन्ना हो गया, चावल हो गया, जूट हो गया, मोटे अनाज हो गया, इन सब में अग्रणी देश माना जाता है। कहने का मतलब समझो कि विश्व में जो हम लोग कृषि करते हैं ना, कृषि हम लोग कर रहे हैं, तो आखिर विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमारा क्या स्थान है? क्या जितना खेती हम लोग कर रहे हैं, उतना ही खेती बाहर के देश भी कर रहे हैं, या उनसे हम लोग ज्यादा कर रहे हैं खेती, या वो लोग हमसे ज्यादा कर रहे हैं खेती? समझ में आ रहा है? आखिर कहाँ पे मतलब कि कृषि जो है, आखिर कहाँ पे ज्यादा पैमाने में किया जाता है? भारत में किया जाता है, अमेरिका में किया जाता है, रशिया में किया जाता है? तो इन सब चीज का कुछ तो एक परिप्रेक्ष्य होगा, कुछ तो एक तुलनात्मक इकाई होगा। तो उसके बारे में समझते हैं कि देखो, विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा देश है, भारत, भारत देश है, देखो, क्योंकि जो खेती होता है इसमें बहुत सारा चीज मैटर करता है कि वहाँ का जमीन का स्थिति क्या है, जलवायु कैसा है, वातावरण कैसा है। समझ में आ रहा है? मिट्टी कैसा है, भौगोलिक विविधता कैसा है वहाँ पे, ये सब का सब फैक्टर मैटर करता है खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए। इसमें बताया गया है कि भारत में कई प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, और कुछ फसलों में जो भारत है वो काफी ज्यादा देशों से आगे है। जैसे कि वो एग्जाम्पल दिया गया, जैसे चाय, गन्ना, चावल, जूट और मोटे अनाज, तिलहन, इन सब चीजों में भारत अग्रणी है। क्या है? अग्रणी है। यानी कि इन सब चीजों का जो ये मतलब होता है, इन सब चीजों का खेती ज्यादा किया जाता है। जैसे कि चाय भारत में बड़े पैमाने पर किया जाता है, गन्ना भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, चावल बड़े पैमाने पर उगता है। तो इन सब चीजों को उगाने में भारत अग्रणी देश है। ठीक है, ये बात समझ में आया? आया ना, कि खाली ऐसे ही से कर रही हो? आ रहा है ना? चलो, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय में योगदान। देखो, राष्ट्रीय आय में योगदान, अब अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो हम लोग कृषि करते हैं, तो उसका राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है? राष्ट्रीय आय मतलब समझ में आता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में कृषि का क्या योगदान है? तो इसमें बताया गया है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान है। देश की लगभग 24% आय किससे प्राप्त होती है? कृषि से।
तो जो 24% आय है, 24% आय, आय मतलब इनकम, ठीक है, यानी कि 24% इनकम कहाँ से आता है? कृषि से आता है। कहाँ से आता है? कृषि से आता है। तो राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना योगदान है? 24%। ये बात समझ में आया? अब व्यापार की भूमिका देखते हैं। व्यापार की भूमिका, ठीक है। व्यापार के मामला में कृषि का आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दोनों में ही मतलब कि महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। व्यापार मतलब समझती हो ना? व्यापार मतलब वही बेचना खरीदना, ये सारा का सारा उद्योग वगैरह। तो देखो, व्यापार की दृष्टि से भी अगर कृषि को देखा जाए, क्योंकि देखो कुछ भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसको कई सारी चीजों से तुलना करते हैं। जैसे कि अभी अभी हम लोग क्या चीज से तुलना किए हैं? तो अभी तुलना किए हैं कृषि का, कि भारत में कृषि का महत्व क्या है। किससे तुलना किए हैं? भारत में कृषि का महत्व क्या है, आर्थिक जीवन का आधार क्या है। यानी कि अगर हम लोग कृषि की दृष्टि से देखें तो क्या ये आर्थिक भूमिका में, आर्थिक भूमिका मतलब पैसा, इसमें सहयोग कर पाता है या नहीं कर पाता है। और क्या देखें? खाद्य सुरक्षा के मामला देखें। और क्या देखें? उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, खेती से ही तो प्राप्त होता है। और वैश्विक महत्व क्या है कृषि का, कृषि का विश्व में क्या स्थान है, हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य से, विश्व के परिप्रेक्ष्य से। और पांचवा हम लोग देखें कि राष्ट्रीय आय में कृषि योगदान करता है या नहीं करता है। छठा है कि व्यापार में इसकी क्या भूमिका है। तो व्यापार में भी इसकी बड़ी अच्छी भूमिका है, क्योंकि देखो हम लोग जो भी फसल का खरीद बिक्री करते हैं तो सिर्फ अपने ही देश भर में नहीं करते हैं, हम लोग विदेश में भी अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी फसलों को विदेश में भी भेजते हैं, जिससे यहाँ के मुकाबले अगर हम लोग वहाँ भेजते हैं, बेच देते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को जो पैसा मिलता है वो भारत में आकर के ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। जैसे कि अभी हम लोग डॉलर और रुपया का हम लोग समझे थे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, समझ में आया? चलो, तो ये था कृषि का इंट्रोडक्शन, इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, अगला टॉपिक है कि भारत में भूमि उपयोग क्या है। भारत में भूमि उपयोग, जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है? भारत में भूमि उपयोग। बताया गया है कि भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे पहला चीज देखो क्या आया, कि भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है? संसाधन है। हम लोग संसाधन पढ़ चुके हैं पहले ही, खासकर उनके लिए जो कृषि पर निर्भर हैं। अब सोचो, जैसे कि मान के चलो कृषि सेक्टर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका जो आय है, उनका जो इनकम है, पैसा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो एक तरह से समझो ना कि भूमि उनको उगा करके दे रहा है। हम बाजार से गए, बीज खरीद के लेकर के आए और जमीन में डाल दी, अब उसमें से फसल उगेगा, फसल उगेगा तब न जाकर के वो फसल काटेगा, फिर मार्केट में बेचेगा, तब न जाकर के उसको पैसा मिलेगा। पहले उसको मेहनत करना है, तब जाकर के उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, और मेहनत उसको कहाँ पे करना है? जमीन पे, भूमि पे करना है उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? इसीलिए वो लोग किस पर निर्भर रहते हैं? वो लोग भूमि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए, जो लोग भूमि पर निर्भर रह रहे हैं, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है या नहीं है? आगे बढ़ जाए। भूमि का उपयोग सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि उद्योग, परिवहन और आवास के लिए भी होता है। कहने का मतलब यह है कि भूमि का जो उपयोग है, क्या सिर्फ खेती के लिए ही करते हैं हम लोग? भूमि का उपयोग सिर्फ खेती तक सीमित है? सोचो, भूमि है तभी हम लोग अपना घर बनाते हैं, भूमि पर ही रोड है, सड़क है। ठीक है, भूमि पर ही बड़े बड़े अस्पताल हैं, स्कूल हैं, सबका सब चीज कहाँ है? भूमि पर। इंसान खुद कहाँ है? भूमि पर। लेकिन उड़ता कहाँ है? आसमान में। चलो आगे देखते हैं। जो कृषि योग्य भूमि होते हैं, जो कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि देखो जो हमारा आसपास का जो देश है,
यहाँ पे तुमको कई प्रकार का भूमि देखने को मिलेगा। भूमि का स्ट्रक्चर हर जगह जगह पे चेंज होता रहेगा। भारत में तो तुमको मिट्टी ही 6 से 7 8 प्रकार का मिलेगा। मिट्टी, अब हम लोग भूमि का बात कर रहे हैं, यानी कि जमीन का बात कर रहे हैं, तो देखो जो जमीन है वो हर जगह देखेंगे ना, कहीं कहीं पे सपाट है एकदम प्लेन, कहीं कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं कहीं पे एकदम पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र है या नहीं क्षेत्र है, कहीं पे बर्फीला क्षेत्र है, कहीं पे रेगिस्तानी क्षेत्र है कि नहीं है। भूमि का इतना सारा प्रकार है, लेकिन उसमें से हम लोग को क्या पढ़ना है, कृषि योग्य प्रकार, यानी कि कृषि योग्य भूमि, वो भूमि जिस पर हम लोग कृषि कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। क्या देखना है अब, कृषि योग्य भूमि, यानी कि वो भूमि जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। देखो इसको कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन, तो पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्या, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब उस जमीन से है जो जहां पे फसल उगाया जाता है, जहां पे फसल उगाया जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसका मतलब उस भूमि से है जहां फसल उगाया उगाया जाता है। क्या ये चीज समझ में आया या नहीं आया। अगला है चालू परती जमीन। क्या है, चालू परती जमीन। अच्छा इसका मतलब क्या, देखो कृषि योग्य भूमि हम लोग कितना प्रकार का देख रहे हैं, 4 प्रकार का देख रहे हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, इसका मतलब किससे है, हाँ नहीं, वो जमीन, वो जमीन का बात किया जा रहा है जहां पर फसल उगाया जाता है। अब आ जाओ चालू परती भूमि पे, ये क्या है, तो ये उस जमीन के बारे में बात किया जा रहा है जहां पे फसल मौसम के लिए खाली छोड़ा गया है। ये उस जमीन का बात किया जा रहा है जहां पे जो फसल है, फसल जो है वो मौसम के लिए खाली छोड़ा गया है। मौसम के लिए खाली छोड़ा गया है, ठीक है, ताकि उसकी उर्वरता वापस आ सके। देखो इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मान के चलो कि एक जमीन का टुकड़ा है, एक जमीन है जहाँ पे हमको धान उगाना था, चाहे कोई फसल उगाना था, हम उगा लिए, ठीक है। अब देखो तुम, बहुत सारे अनाज ऐसे हैं जिनको मतलब कि कुछ मौसम में वो लोग अच्छे से पनपते हैं। जैसे कि मान के चलो कि चावल जो है, चावल तो हम लोग 12 मास खाते हैं, गेहूं हम लोग 12 मास खाते हैं, तो ये सब चीज हम लोग जमीन पर उगाते हैं, उगाते तो हैं, ठीक है, हम एक साल उगाए, इस साल हम बो दिए चावल, 4 से 5 महीना 6 महीना के अंतराल में हम लोग अपने फसल को काट लेते हैं। इसके बीच में भी कुछ कुछ फसल हम लोग उगाते रहते हैं, फिर उसको भी काट लेते हैं। अब देखो अगर ऐसा लगातार करते रह जाए, करते रह जाए, करते रह जाए ना, तो क्या होता है कि ये जो जमीन है ये अपना उर्वरता खोने लगता है। क्या खोने लगता है, उर्वरता, यानी कि उपज करने की क्षमता जो होता है, उपज करने की क्षमता मतलब समझ रही हो ना, फसलों को उगाने की क्षमता, ये धीरे धीरे इसके अंदर कम होने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं जमीन को, बोलते कि नहीं जाओ, हम तुम पे भी फसल नहीं उगाएंगे, हम लोग छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। अब इसको छोड़ दिए हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में तो फसल उगाएंगे ना, तो ऐसे जमीन को क्या बोला जाता है, चालू परती जमीन। क्या बोला जाता है, कोई दिक्कत समझ में आया या कंफ्यूजन है कुछ इसमें, दोबारा से समझा दे। अब आ जाओ अन्य परती जमीन। अच्छा ये कैसे जमीन का प्रकार है, तो ये वो जमीन है जहां पे 1 से 5 साल के लिए खाली छोड़ी गई है। ये वो जमीन है जो 1 से
5 साल के लिए क्या छोड़ा गया हो, खाली छोड़ा गया हो। अन्य प्रति जमीन जो होता है, ऐसे जमीन को हम लोग 1 से 5 साल तक के लिए, 6 साल के लिए ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जमीन को क्या बोला जाएगा, अन्य प्रति जमीन। और वो जमीन जिसको सिर्फ कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है मौसम के कारण, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, चालू प्रति जमीन। की हाँ देखो, भले ही हम ये महीना में नहीं उगाए, हम 4 महीना बाद उगाएंगे, हम अपना 5 महीना 6 महीना बाद इसमें फसल रोपेंगे, लेकिन इसमें हमको फसल लगाना है और इसमें एकदम छोड़ देना है, साफा छोड़ देना, भुला जाना है कि कोई जमीन है, ठीक है। चलो अब जो अगला है वो है, हाँ, एक जो होता है वो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कौन सा है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि वो जमीन है जो 5 साल से अधिक समय से खेती के लिए उपयोग नहीं की गई है। यानी कि हम लोग किसको बोलेंगे कि ये कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, जिसको 5 साल से अधिक हो गया है लेकिन अभी भी इस पर खेती नहीं किया जा रहा है, या फिर नहीं किया जाए, या फिर नहीं किया गया हो, या फिर नहीं हो सकता है। तो ऐसे जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। हम लोग कृषि योग्य भूमि में कितना प्रकार पढ़े, 4। कौन कौन, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू प्रति जमीन, अन्य प्रति जमीन और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि फसल उगाया जाता है, वो जमीन जिस पर फसल उगाया जाता है, ठीक है। चालू प्रति जमीन यानी कि इसका उस जमीन से मतलब कि ये वो जमीन है जहां पे फसल जो है वो कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, मौसम वगैरह के कारण इसको खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बाद में इस पे वापस से खेती करने लगा जाता है। अन्य प्रति जमीन क्या होता है कि जो कि 5 साल तक भी खाली छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई खेती नहीं होता है, इसको एकदम भूल जाया जाता है। और कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि होता है, ये 5 साल से अधिक जब हो जाता है ना किसी जमीन का, उस पर कोई खेती नहीं किया गया है, तो ऐसे जमीन को हम लोग क्या बोल देते हैं, व्यर्थ भूमि। क्या बोल देते हैं, व्यर्थ भूमि, यानी कि इस पर तो खेती कोई किया ही नहीं, करता ही नहीं है कोई। क्या इतना डाटा समझ में आया या नहीं आया, मिटा दे इसको, मिटाएं, चलो। राहुल चेक कर लो तो चल रहा है। चलो अब देखते हैं शस्य गहनता। टाइमर चलता है ना जिसमें, तो बता नहीं रहा है कि चल रहा है, चल रहा है ना, ठीक है, वही पूछ रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं। अब बाबू हम लोग देखते हैं शस्य गहनता। क्या हो गया, हिल गया क्या, अच्छा हो गया। अब हम लोग देखते हैं शस्य गहनता। शस्य गहनता का क्या मतलब है, तो इसका कहने का मतलब है कि एक ही खेत में एक वर्ष में कितना बार फसलें उगाई जाती हैं। शस्य गहनता का कहने का मतलब है कि एक ही खेत में, एक ही खेत में मान के चलो ये खेत है, ठीक है, तो एक ही खेत में एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक ही खेत में एक वर्ष में कितना बार फसल उगाया गया, क्या, कितनी बार फसल उगाई गई। अब यहां से समझने वाला है, थोड़ा सा समझते रहना, ठीक है। शस्य गहनता मतलब क्या होता है, ये उस चीज से, ये मतलब शस्य गहनता का मतलब ये है कि एक ही खेत में एक वर्ष में कितनी बार फसल उगाई गई। समझ में आया, शस्य गहनता का मतलब क्या है कि एक ही जमीन पे, एक ही मतलब खेत में एक वर्ष में कितनी बार फसल उगाई गई। समझ में आ रहा है ये बात। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास 2 हेक्टेयर जमीन है, कितना, 2 हेक्टेयर जमीन है तुम्हारे पास, और उस पर एक साल में 3 गो अलग अलग फसल उगाई, 3 बार अलग अलग फसल उगाई, ठीक है, 3 बार तुम अलग अलग फसल इस पे उगाती हो, तो कुल उत्पादन 6 हेक्टेयर के बराबर होता है, 6 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो टोटल तुम्हारा जो उत्पादन होगा, कुल उत्पादन तुम्हारा 6 हेक्टेयर होगा, हेक्टेयर माना जाएगा। अब देखो सिंपल सा चीज है, इसको ना थोड़ा सा और सिंपल करके समझते हैं। मान के चलो कि ये मेरा 1 हेक्टेयर जमीन है, कितना है, 1 हेक्टेयर जमीन है, हम एक फसल उगाए हैं, सिर्फ एक फसल उगाए हैं, कितना बार, एक बार, कितना बार, एक बार। तो जो मेरा कुल उत्पादन होगा तो वो देखो कैसे निकालेंगे, मेरा 1 हेक्टेयर जमीन है ना बाबू, तो 1 हेक्टेयर जमीन गुना हम कितना बार फसल उगाए हैं, एक बार फसल उगाए हैं, कितना बार, एक बार फसल उगाए हैं। तो मेरा जो कुल उत्पादन हुआ वो कितने हेक्टेयर के बराबर हो जाएगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एक। तो 1 हेक्टेयर मेरा उत्पादन माना जाएगा। मेरा टोटल उत्पादन कितना माना गया, 1 हेक्टेयर माना गया। वैसे ही मान के चलो कि मेरे पास 2 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, और हम इस पर क्या किए हैं ना कि 3 बार अलग अलग फसल उगाए हैं, क्या किए हैं, 3 बार, कितने बार, 3 बार, वो भी अलग अलग फसल उगाए हैं, 3 बार हम फसल उगाए हैं इस पर। तो टोटल कितना जमीन है मेरे पास, 2 हेक्टेयर। अच्छा, इस पर हम कितना बार फसल उगाए हैं, 3 बार, तो मेरा कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, 6 हेक्टेयर। मेरा कुल उत्पादन कितना माना जाएगा, 6 हेक्टेयर। समझ में आया, इसी को हम लोग शस्य गहनता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब देखो इसका जो सूत्र होता है, क्योंकि सूत्र कभी कभी पूछा जाता है इसमें कि शस्य गहनता का सूत्र बताओ, ठीक है। तो देखो बाबू, इसका जो सूत्र है वो है शस्य गहनता बराबर क्या होता है, कुल बोया गया क्षेत्र, एक सेकंड कुछ मिस हो गया क्या जी, कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100। इसको मिटा देना। चलो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, इसके सूत्र को समझते हैं, शस्य गहनता का सूत्र अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो बताया गया है, ये सिंपल सा तुमको ये चीज बताया गया है कि, हाँ यहाँ पे है, तो इसमें सिंपल सा तुमको ये चीज बताया गया है कि शस्य गहनता हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो है कुल बोया गया क्षेत्र, क्या, बटे गुने 100 किया गया है। अच्छा, ये कुल बोया गया क्षेत्र हम लोग किस जमीन को कहते हैं, वह जमीन जिस पर फसलें उगती हैं, यानी कि कुल बोया गया क्षेत्र वो जमीन है जिस पर टोटल फसल लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि जितने फसल उगते हैं, लिख देते हैं, वो जमीन जिस पे जितने फसल उगते हैं, ठीक है। और ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र हमारा क्या हो गया, तो ये वह जमीन है जिस पर साल में कितने भी फसल उगते हैं, साल में जितने भी फसल उगते हैं, इसको गुणा कर देंगे किससे, 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं, ये आगे का चीज है।
लेकिन सूत्र तुमको अभी ही बता दे रहे हैं ताकि तुम इसको याद कर लो। ठीक है, शस्य गहनता वो मल्टीप्लाई करने वाला जो बताया वो समझ में आ गया कि शस्य गहनता कैसे निकालते हैं। अब जो शस्य गहनता का जो सूत्र है वो ये है, क्या है, कुल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कुल बोया गया क्षेत्र वो है जहां पे जितना भी फसल उगता है लगता है, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब साल में, देखो यहाँ पे साल का बात किया गया है नहीं, यहाँ पे साल का बात किया गया है, वो होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बढ़ जाए, फिर इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई समस्या है? चलो, तो अब देखो इस पे शस्य गहनता हम लोग पढ़ते हैं क्या, ये दें, चलो तो इस पे हम लोग देखते हैं शस्य गहनता कैसे किया जाता है। अच्छा हाँ, ये चीज तो बता दिए ना जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शस्य गहनता समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है वर्षा पर निर्भर कृषि के प्रकार। वर्षा पर निर्भर कृषि के प्रकार। वर्षा पर निर्भर कृषि के प्रकार। राहुल एथिया कहाँ है हो, इंक कहाँ है? इधर हाँ है। अगला टॉपिक क्या है, वर्षा पर निर्भर, यानी कि देखो कहने का मतलब है कि जो कृषि है वो हर एक चीज पर डिपेंड करता है, जलवायु पर भी डिपेंड करता है, जलवायु पर भी निर्भर होता है, वर्षा पर भी निर्भर होता है। ठीक है, अरे ये पूरा ठीक हो गया है, पूरा गिर गया है बाहर। चलो तो देखो, जो वर्षा पर निर्भर कृषि के प्रकार है वो दो प्रकार है। सबसे पहला है शुष्क भूमि, शुष्क भूमि, और दूसरा है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। यानी कि वर्षा पर निर्भर जो कृषि के प्रकार है वो दो प्रकार के हैं। यानी कि वो कृषि जो वर्षा पर निर्भर होता है, वो कृषि जो वर्षा पर निर्भर होता है, कृषि का मतलब किसान मत समझ लेना, ठीक है। वो कृषि जो वर्षा पर निर्भर होता है तो दो प्रकार का होता है, पहला शुष्क भूमि और दूसरा आर्द्र भूमि। पहला शुष्क भूमि और दूसरा आर्द्र भूमि। अच्छा, शुष्क भूमि किसको बोला गया है, तो शुष्क भूमि ये उन क्षेत्रों में होता है जहां पे 75% से सॉरी 75% कह रहे हैं, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्या, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। यानी कि वो क्षेत्र जहां पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, शुष्क भूमि क्षेत्र। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक? यह ऐसी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। अब समझो, शुष्क भूमि किसको कहेंगे, जहां पे 75% से कम वर्षा हो रहा है। तब आर्द्र भूमि किसको कहेंगे, जहां 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रहा है। क्या इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे तो कम पानी मिल रहा है तो यहाँ पे वही फसल उगाया जाएगा जो कम पानी में भी उग जाए। समझ में आ रहा है? अब जहाँ पानी कम है तो तुम वहां पे क्या कर सकती हो, उन्हीं फसल को ना उगा सकती हो जहाँ पे पानी की आवश्यकता जिसको कम है, तो यहाँ पे वही फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे यानी कि शुष्क भूमि में जो फसलें उगाई जाती हैं तो ज्यादातर
उगाए जाने वाले जो अनाज है उसको बोला जाता है मोटे अनाज। यहाँ पे उगाया जाता है, मोटे अनाज की खेती की जाती है। दाल, दाल की खेती की जाती है। तिलहन की खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता हाँ कम होती है, होती सबको है, यहाँ पे पानी की आवश्यकता कम होती है। ये जो फसल है ये कम पानी में भी उपज हो जाता है इनका। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ आर्द्र भूमि में। यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे वो फसलें उगाई जाती हैं जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। कौन सी फसलें? बोलो। आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं वगैरह हो गया, धान वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब। इसमें बताया गया है कि भारतीय कृषि का लगभग 38.67 हिस्सा अभी भी पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। यानी कि कृषि सेक्टर जो है अभी भी पानी के लिए नहर पे उतना निर्भर नहीं है। किस पे निर्भर है? वर्षा पे निर्भर है। कितना फीसद आबादी? तो 38.67% जो आबादी है ये अभी भी किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। यानी कि ये जो किसान है अभी भी सिंचाई का जो व्यवस्था है इनके पास नहीं है, और ये किस पर डिपेंडेंट है? वर्षा पे निर्भर है। और वर्षा पर निर्भर हम लोग अभी पढ़े हैं कि वर्षा पर निर्भर कृषि के दो प्रकार हैं, एक शुष्क भूमि और एक आर्द्र भूमि। ठीक है, ये उन क्षेत्रों में ये उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिस क्षेत्र में 75% से कम वर्षा होता है। आर्द्र भूमि उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पे 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। यहाँ पे वो फसलें उगाई जाती हैं जो कम पानी में भी उपज हो जाए, और यहाँ पे वो फसलें उगाई जाती हैं जो ज्यादा पानी सोखते हैं, जिनको ज्यादा पानी की जरूरत है, जैसे कि धान वगैरह हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? गेहूं वगैरह होता है नहीं, सबको ज्यादा पानी चाहिए होता है। आगे बढ़े, चलो अब इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा टॉपिक आगे पीछे हो गया है, क्या हुआ है वो बताते हैं। जैसे कि शस्य गहनता जो था हम लोगों का, शस्य गहनता जो भी हम लोग पढ़े हैं, तो शस्य गहनता को ये क्वेश्चन तुम लोग में पूछा हुआ है कि शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक इसके बारे में पूछा गया है कि वो कारण बताइए जो शस्य गहनता को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, जो शस्य गहनता को प्रभावित करता है उसके कारक तुमको बताना है। तो देखो वो कौन कौन सा कारक है। सिंचाई, ठीक है, उर्वरक, ये सब क्या करते हैं? शस्य गहनता को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? शस्य गहनता को प्रभावित करते हैं। और उन्नत बीज, ठीक है, और यांत्रिकरण, कीटनाशक और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य। शस्य गहनता में हम लोग करते क्या है? शस्य गहनता में हम लोग यही ना करते हैं जी कि साल भर में हम कितना फसल उगाए हैं, कितना क्षेत्र में फसल उगाए हैं, इससे हमको कमाई कितना हुआ है, यही सब चीज तो हम लोग करते हैं। तो इन सब यानी कि लेखा जोखा का काम हम लोग करते हैं शस्य गहनता में, यानी कि देखते हैं कि कृषि से हमें कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, ये सब चीजें करते हैं। तो इन सब चीजों को कौन प्रभावित करता है? शस्य गहनता को कौन प्रभावित करता है? तो सिंचाई प्रभावित करता है, उर्वरक प्रभावित करते हैं, उन्नत बीज प्रभावित करते हैं, यांत्रिकरण प्रभावित करता है, कीटनाशक प्रभावित करता है, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य ये भी प्रभावित करता है। समझ में आ रहा है? सिंचाई कैसे प्रभावित करता है? देखो,
कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे सिंचाई का व्यवस्था ही नहीं होता है, और कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे सिंचाई का इतना ही व्यवस्था है कि बाढ़े आ जाता है। सिंचाई मतलब समझ रही हो ना, खेतों को पानी पहुँचाना, ठीक है, तो इसको सिंचाई कहते हैं। तो ये क्या करता है, कभी कभी काम गड़बड़ा देता है, कभी कभी ना पानी के इतना ज़्यादा पानी आ जाता है बाढ़ वगैरह के कारण कि हम लोग का सारा फसल डूब जाता है। कभी कभी पानी आता ही नहीं है, तो हमारा जो फसल लगा है वो सूखे के मर जाता है। उर्वरक, जितने भी उर्वरक, क्या होता है कि उर्वरक हम लोगों को कभी मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है, या फिर अब देखो कहा जाता है कि सही से उर्वरक का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। हम लोग ज़्यादा मात्रा में डालने लगते हैं उर्वरकों का। अब कहने का मतलब है कि तुम 2 गो रोटी खाती हो, अगर तुमको अगला दिन से 10 गो रोटी खिलाने लगा जाए, तो आने वाला समय में क्या होगा, आने वाला समय में तुमको बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही फिर जमीन को अगर हम लोग ज़्यादा उर्वरक पहुंचाने लगते हैं, तो जमीन भी जो है वो कोई ना कोई समस्या से जूझने लगता है। और उन्नत बीज, क्या है कि अभी के समय में ना कि बीजों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। तुमको एक बात बताए थे जब पढ़ा रहे थे क्रॉस ब्रीडिंग का, कि कभी बांस से गन्ना को मिला करके एक नए प्रजाति का गन्ना बना दिया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग, उनका डीएनए चेंज कर दिया जाता है, उनमें कुछ छेड़छाड़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारा जो मिट्टी है, वो जिन जिन फसलों को सपोर्ट करता है वो फसल तो अच्छे से उगते हैं, लेकिन हम लोग उसमें छेड़छाड़ कर देते हैं तो मिट्टी उन फसलों को उगा नहीं पाता है। कब बंद हुआ ये? चार्ज नहीं है। लगा दो इसको सर, लाना चाहिए ना। ठीक है, तो कृषि उत्पाद, हाँ, कृषि उत्पाद नहीं, कहाँ तक बताएं, उन्नत बीज तक बताएं। यांत्रिकरण, देखो अभी के समय पे यांत्रिकरण यानी मशीनरी, मशीनरी का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब खेत में भी देखोगी ना कि हम लोग ट्रैक्टर पूरा हिला देते हैं, बड़ा बड़ा मशीन को हिला देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग के खेत को भी नुकसान पहुंचता है। देखियो, जिस जिस रास्ता पे खेत में ट्रैक्टर चल जाता है तो उतना दूर का जमीन पे छाप छोड़ देता है, अपना छोड़ देता है। और हम लोग क्या करते हैं कि जो भी उसका धुआं है, ट्रैक्टर का चाहे बड़ा बड़ा मशीन का धुआं है, पॉल्यूशन है, ये सब उसको क्या करता है, एक तरह से देखो तो नुकसान ही पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है। कीटनाशक हम लोग ढेर सारा कीटनाशक, देखो कीटनाशक जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी कीट पतंग होते हैं वो क्या करता है ना कि फसल को खा खा करके फसल को बर्बाद कर देता है। तो हम लोग कीटनाशक डाल देते हैं जिससे वो कीड़ा मर जाता है, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, या फिर कभी कभी डालते ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, जिसके कारण वो कीड़ा तो मर जाता है, लेकिन साथ साथ हमारा फसल भी मर जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रभावित करने वाला चीज़ है शस्य गहनता को। और देखो शस्य गहनता, इस पर भी शस्य गहनता को ये भी प्रभावित करता है कि कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता है। अब जैसे कि तुम अभी जो मान के चलो चावल खरीदने जाओगे तो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये किलो के हिसाब से लोगे, लेकिन यही चीज़ जब तुम लोग गांव देहात में जो लेने के लिए जाते हैं लोग, तो वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, यानी कि उनको उनका उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। हम 10 रुपये में खरीद करके ला रहे हैं, इधर 100 रुपये में बेच रहे हैं, मनमाने तरीके से चलता है, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके कारण शस्य गहनता प्रभावित हो जाता है। किसानों को या फिर जो खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उन लोगों को अपना उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये सब का सब कारण है शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला। चलो मिटा दे। आगे बढ़े, ये चीज समझ में आ गया यहाँ तक। अगला जो टॉपिक है वो है शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं। क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, शुष्क भूमि पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, और नहीं, कृषि पे जो निर्भर दो गो भूमिका है पढ़े हैं ना हम लोग। कृषि पे निर्भर जो दो ठो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं,
कृषि के प्रकार, तो वो पहला हम लोग पढ़े हैं शुष्क भूमि और दूसरा आर्द्र भूमि। दूसरा आंध्र भूमि मत बोलना जी, आर्द्र बोलना। शुष्क भूमि कृषि की विशेषता। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं। विशेषता, क्योंकि देखो आखिर शुष्क भूमि किया जा रहा है तो इसका भी अपना लाभ होगा, अपना नुकसान होगा। आर्द्र भूमि का भी अपना लाभ होता है और अपना नुकसान होता है। हर सिक्के का दो पहलू होता है। ठीक है, हम लोग इसका विशेषता देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला इसका विशेषता है कि जल संरक्षण का काम होता है। इस जल संरक्षण, शुष्क भूमि मतलब क्या है, जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है, यहाँ पे वही फसल उगता है। यानी कि यहाँ पे पानी का खपत कम है। पानी का खपत कम है तो पानी का बचाव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया है ये जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़े, चलो। दूसरा बताया गया है भूजल पुनर्भरण। भूजल पुनर्भरण यानी कि इन क्षेत्रों में जो भी बारिश होता है तो फसलें तो कम पानी में ही उग जाती हैं और बाकी का पानी कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर। तो जो जल का है वो पुनर्भरण हो जाता है कि नहीं हो जाता है, भूजल का, यानी कि जो जमीन के नीचे जल है तो वो दोबारा से ऊपर से उसको पानी मिल जाता है, तो पुनर्भरण हो जाता है जल का। और क्या क्या बेनिफिट्स है इसका, और क्या क्या फायदा है, तो और है ह्यूमस की कमी। ह्यूमस की कमी, यहाँ पे ह्यूमस की कमी देखी जाती है, यानी कि सूखेपन के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस, अच्छा ह्यूमस मतलब समझती हो, ये एक प्रकार का जैविक तत्व होता है। ह्यूमस जो है एक प्रकार का जैविक तत्व है जो मिट्टी को उर्वरक बनाने में योगदान करता है। क्या करता है, मिट्टी को उर्वरक बनाने में काम करता है। यहाँ पे इसका कमी देखा जाता है, शुष्क भूमि क्षेत्र में कमी देखा जाता है ह्यूमस का। यहाँ की जो मिट्टी होती है ना वो ज्यादा उर्वरता वाली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस चीज की कमी है, ह्यूमस की। और ह्यूमस ही क्या करता है, जमीन को उर्वरक बनाता है। क्या बनाता है, उर्वरक बनाता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव, देखो मिट्टी का कटाव यहाँ पे देखी जाती है कैसे, ये चीज बताते हैं। अब जैसे कि मान के चलो ये जमीन का टुकड़ा है ना, अब यहाँ पे तो कम वर्षा हो रहा है तो यहाँ का जो मिट्टी होगा वो सूखा होगा या गीला होगा, सूखा होगा। तो सूखे होने के कारण जब हवाएं तेज चलती है ना तो यहाँ का जो जमीन का कण है, छोटा 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 पार्टिकल्स है, जो टुकड़ा है, इनको हवाएं अपने साथ उड़ा कर लेके चली जाती है। तो जिससे क्या हो जाता है, मिट्टी का कटाव होने लगता है। ठीक है, देखो मिट्टी का कटाव हम लोग बहुत कारणों से पढ़े हैं। मिट्टी का कटाव पानी से भी पढ़े हैं, हवा से भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे किसके कारण मिट्टी का कटाव होता है, हवा के कारण, क्योंकि मिट्टी एकदम सूख जाता है। देखिए ना कि अगर हम लोग रोड पे अगर बहारते हैं, चाहे घर में अगर झाड़ू लगाते हैं सीक वाला झाड़ू से रोड वगैरह पे, ऐसे ही अगर हम लोग बहारेंगे ना तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ेगा, बहुत गंदगी हवा में उड़ेगा। उड़ना शुरू होता है या नहीं, पाउडर की तरफ। लेकिन हम लोग जब पानी मार देते हैं तो फिर धूल उड़ता है, नहीं उड़ता, वो सारा का सारा चिपक जाता है। तो इससे हम लोग क्या सीखे, इससे ये सीखे कि जहाँ का परत बिल्कुल तरह से सूखा होता है और उसके ऊपर जितना भी मिट्टी जो जुड़ा हुआ नहीं है उस मिट्टी से, जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल्स है इस मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हवाएं अपने साथ बहा करके ले जाती हैं। समझ में आ रहा है? चलो, इसी को हम लोग बोलते हैं मिट्टी का कटाव। तो शुष्क भूमि में मिट्टी का कटाव भी देखा जाता है। और क्या, कि गरीब किसानों का वर्चस्व, गरीब किसानों का वर्चस्व, वर्चस्व
ठीक है, गरीब किसानों का वर्चस्व। शुष्क भूमि कृषि ज्यादातर गरीब किसान करते हैं जिनके पास उन्नत खेती करने के लिए पैसे और जरूरी साधन नहीं होते हैं। अब इस चीज को समझना, जैसे कि मान के चलो कि अगर हम खेती करने जाते हैं तो देखते हैं कि जो जमीन है, मेरे पास दो ऑप्शन है खेती करने के लिए। पहला ऑप्शन, एक वो खेत है जहाँ पे हमको ज़्यादा पानी देना होगा, ज़्यादा रख रखाव करना होगा, उसको अच्छे से सिंचाई की व्यवस्था देनी होगी, पहला वो खेत है। और दूसरा एक तरफ खेत है जहाँ पे कम पानी भी रहे ना, खाली बारिश हो जाए ना तो मेरा जो फसल लगाया हुआ है वो उग जाएगा। तो यहाँ पे काम आसानी से हो जा रहा है। कौन से क्षेत्र में, कौन से भूमि पे? शुष्क भूमि पे। तो इसको ज़्यादातर गरीब लोग, गरीब किसान लोग करते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा साधन नहीं होता है। अब देखो, खेत में पानी पहुंचाना अपने आप में एक टास्क होता है कि जा करके वो जनरेटर लाओ, फिर नहर में एक पाइप डालो, फिर एक पाइप डालो अपने खेत तक, ताकि वो नहर में से पानी खींच करके तुम्हारे खेत को पानी ले आ करके देगा। इतना करने में डीजल वगैरह का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए शुष्क भूमि वाला ऑप्शन जो होता है वो सस्ता पड़ता है। ठीक है, जिसको गरीब किसान, यहाँ पे गरीब किसानों का वर्चस्व रहता है। ज्यादातर शुष्क भूमि में जो किसान तुमको दिखते हैं वो गरीब किसान दिखते हैं। कोई दिक्कत? अब इतना भी गरीब मत समझ लेना कि वो रोड पर जाकर के पैसा मांग रहा है, उतना भी गरीब नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, पशुपालन से क्षतिपूर्ति। पशुपालन से क्षतिपूर्ति यानी कि खेती से होने वाले आय कम होते हैं, इसलिए इसकी कमी को पशुपालन के जरिए पूरा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखो, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। जो शुष्क भूमि है, यहाँ पे कम वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो यहाँ पे पानी का ज़्यादा काम नहीं होता है, इसलिए जल संरक्षण यानी कि पानी का बचाव हो जाता है। दूसरा, जो भी हम इसमें फसल लगाते हैं उनको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसी के कारण अगर ज़्यादा पानी वहाँ पे आता है तो वो पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है, जिससे जल का पुनर्भरण हो जाता है। भूजल का, जो जमीन के नीचे जल है उसका पुनर्भरण हो जाता है। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, अब ह्यूमस का कमी तो ये अच्छा चीज नहीं है, ये अच्छा चीज नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ह्यूमस होता ही नहीं तो क्या किया जाए। अगला, यहाँ पे मिट्टी का कटाव भी होता है, हवाएं इसको अपने साथ हवा उड़ा करके ले जाती है धूल कण को, क्योंकि ऊपर का परत सूखा रहता है। यहाँ पे ज्यादातर गरीब किसान लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं, और जो भी अब गरीब किसान लोग कर रहा है खेती बाड़ी तो ज्यादा धन इकट्ठा कर नहीं पाएगा। अब कमे धन इकट्ठा कर पाता है, लेकिन उसका क्षतिपूर्ति यानी कि अब कम धन इकट्ठा कर किया, कम धन मान के चलो उसको मिला, तो अपना धन को बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कि हाँ चलो कम से कम घर का खर्चा निकल जाए, तो वो पशुपालन करता है। वो बाकी का पैसा कहाँ से लाता है? पशुपालन से, यानी कि वो तरह तरह के जीवों को अपने पास पालता है। अब जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, इनसे दूध निकाल करके बेचता है, बकरियां हो गई, ठीक है, इनको पाल पोस करके बेच बाच करके अपना पैसा का क्षतिपूर्ति करता है। क्या ये चीज समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया, या कम समझ में आया? आगे बढ़े। चलो अब अगला देखते हैं, सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाएं, देखो सरकारी योजना का मतलब ये समझना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो किसान है वो तो थोड़े से मतलब कि गरीब टाइप के हैं, गरीब टाइप के लोग ही यहाँ पे ज़्यादातर खेती करते हैं, तो इनको सरकारें भी मदद करती हैं। ठीक है, अपनी तरह तरह की योजनाओं से, जिसको सरकारी योजना कहा जाता है। गरीब किसानों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, क्योंकि ये किसान और शुष्क भूमि कृषि आपस में जुड़े हुए हैं। देखो, अब कहने का मतलब है कि हर जगह हर कोई बाजी नहीं मार सकता है। अब जो यहाँ का किसान है, अब मान के चलो कि एगो वो किसान है कि जिसको बढ़िया से पानी मिल रहा है अपना खेती करने के लिए,
तो वो तो मान के चलो कहीं पर भी अपना खेती कर लेगा, लेकिन उन किसानों का जो कम पानी में भी अपना अनाज बना ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें टैलेंट है, तब तो कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा जानकारी है, तब तो कर ले रहे हैं। तो यही सब चीज के बारे में बताया गया है। इनको सरकारें भी मदद करती हैं और कई तरह की योजनाएं भी चलाई गई हैं सरकारों के द्वारा। क्यों चलाई गई हैं? ताकि ये जो गरीब किसान है ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। सरकार से इनको सहायता इसीलिए मिलता है ताकि ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। जिसमें जो प्रमुख कार्यक्रम है सरकार का, प्रमुख जो कार्यक्रम है, अभी जैसे कि देखो, तुम लोगों के लिए भी है कि जब तुम लोग 10th पास कर लोगी ना तो तुम लोगों को पैसा मिलेगा 10,000, मिलेगा ना। तुम लोग 12th पास कर लोगी तो तुम लोग को पैसा मिलेगा 25,000, और जब ग्रेजुएशन पास कर लोगी तो तुम लोग को मिलेगा 50,000। ठीक है, तो ये सरकार का योजना है तब तो मिल रहा है। तो तुम लोग को योजना का नाम है कन्या उत्थान योजना। ठीक है, इसके तहत तुम लोग को पैसा मिल रहा है। अब किसानों को किसके तहत पैसा मिलता है ये देखते हैं। इसका जो प्रमुख कार्यक्रम है वो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया है। और क्या है? सूखा प्रवण क्षेत्र, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम। अच्छा, और कौन कौन सा योजना चलाया गया है? तो कार्य और रोजगार के बदले अनाज का कार्यक्रम, कार्य और रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम। और क्या चलाया गया है? नरेगा जैसे कार्यक्रम। क्लास में मक्खी हुआ है, समझ में आ गया बाबू? आगे बढ़े, चलो आगे है फसलों का विकास। देखो ये तो प्रमुख कार्यक्रम कुछ कुछ था जिसको हम लोग जाने। अब हम लोग देखते हैं फसलों का विकास। फसलों का विकास, फसलों का विकास ये भी इनके कार्यक्रम में है कि जैसे कि जल्दी तैयार होने वाले फसलों के बीज तैयार करना। मतलब कि ये भी एक तरह से योजना ही है सरकार का कि फसलों का विकास तेजी से करने के लिए। कैसे वो होता है? क्योंकि देखो, अभी मान के चलो तुम बाजार से बीज खरीद करके लाई और जा करके खेत में डाली। अब वो बीज पनपेगा तब जा करके तुम खेती करोगी। लेकिन इसके तहत क्या किया जाता है ना कि ढेर सारा बीज को इकट्ठा करके उनको फर्टिलाइज कर लिया जाता है। कैसे हम लोग चना लेते हैं ना, उसको पानी में भिगा करके छोड़ देते तो वो अंकुरित हो जाता है, तो वैसे ही बीजों को अंकुरित करके छोड़ दिया जाता है। तुमको बस क्या करना है कि खेत में ले जा करके लगा दो। अब उसका बीज जो है ऑलरेडी पनपा हुआ है, बस उसको मिट्टी पानी चाहिए। जैसे ही उसको मिट्टी में डालोगी अगला दिन से ही वो अपना ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इससे खेती प्रक्रिया जो है वो तेजी से होता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोला गया, इसीलिए इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं फसलों का विकास। आगे बताया गया है कृषि तकनीक का विकास। कृषि तकनीक का विकास, कृषि तकनीक का विकास यानी कि खेती बाड़ी करने में जितनी भी तकनीक टेक्नोलॉजी, जितना भी टेक्नोलॉजी का है, बार बार आके बैठ जा रहा है। ओ कैमरा पे कर रहा है, बंद करो, हो गया क्लास अब घरे जा सन। ठीक है, कृषि तकनीक का विकास यानी कि खेती करने में जितना भी टेक्नोलॉजी लगता है उन सब टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। अभी जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की जगह पे देखिए बड़ा बड़ा ट्रैक्टर है जो कि आसानी से खेतों में चला भी जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा जगह होता है ना कि जहाँ पे आसानी से ट्रैक्टर जा ही नहीं पाता है, तो वहाँ के लिए छोटा छोटा ट्रैक्टर बनाया गया, बड़ा बड़ा उपकरण बनाया गया, बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह बनाया गया, एकदम एक तल्ला दो तल्ला घर जितना तो बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं ट्रक की तरह जो मशीन आने लगा है, जो तुरंत भर में अनाज को फसल पेड़ से अलग करते करते ऐसे छाटते छाटते लेकर के पूरा का पूरा खेत साफ कर देता है तुरंत भर में।
तो ये सब क्या है, ये सब कृषि तकनीक है। क्या है, कृषि तकनीक, यानी कि खेती बाड़ी के काम में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होता है उन सब का विकास करो, उन सब का विकास करो, यानी कि जितना भी टेक्नोलॉजी है उसको और बेहतर बनाओ, और बेहतर बनाओ, ये सब चीज। जल प्रबंधन तो हम लोग देख लिए, और उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास, और क्या है, जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, और कृषि के पूरक, ये सब का सब चीज कृषि का विशेषता है, खेती बाड़ी का विशेषता है कि जब हम लोग कृषि करते हैं तो शुष्क भूमि, चाहे शुष्क भूमि करो चाहे आर्द्र भूमि करो, कहीं ना कहीं ये सब विशेषता हम लोग को प्राप्त होता है। फसलों का विकास होता है, कृषि तकनीक का विकास होता है, जैसे जैसे डिमांड आता है वैसे वैसे सप्लाई होता है। उद्योगों का विकास होता है, जब तक देखो जितना बड़े पैमाने पर कृषि होगा उतना बड़े पैमाने पर बिजनेस होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि मान के चलो कि हम पूरा 10 बीघा 20 बीघा, हम मान के चलो मेरा खेत है, हम पूरा का पूरा अनाज उगाए तो सबका हम खा जाएंगे, सब तो नहीं खा पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, बेच देते हैं उसको, जिससे हमें पैसा मिल जाता है। जल प्रबंधन का अच्छा व्यवस्था करना पड़ता है, हो भी जाता है। क्योंकि देखो गांव में हम लोग जब पढ़ रहे थे बिहार के बारे में तो देखे थे कि गंगा नदी इसको बीच में से बिहार को गंगा नदी एकदम बीचों बीच ऐसे डिवाइड करती है, बांटती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन क्षेत्रों में देखो फिर ऊपर से आता है कोसी नदी जो बाढ़ का कारण बनता है, ठीक है ना। तो इन सब क्षेत्रों में तो भरपूर पानी मिल जाता है, मान के चलो इन सब क्षेत्रों में पानी, इतना पानी मिल जाता है कि बाढ़े आ जाता है। इधर का जो क्षेत्र होता है ना बाबू, वो डूब मतलब सूखा से मर जाता है, इधर पानी ही नहीं आता है, पानी नहीं आ पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जल प्रबंधन करते हैं, यानी कि देखते हैं कि कैसे हर एक क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जाए। यहाँ पे बाढ़ आ गया मान के चलो, तो यहाँ का पानी को इसमें मिला करके यहाँ से लेन इधर खींच दो, अगर वैसा टेक्नोलॉजी हो तो। बाढ़ आ गया ना, बस ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाओ ना कि यहाँ पे बाढ़ आया है, बस तुरंत भर में पानी इधर से इधर सप्लाई हो जाए। ऐसा सिस्टम अगर हम लोग बनाते हैं तो इधर तो सूखा पड़ता रहता है हमेशा, इधर तक कितनों पानी कहा जाता है ना, वो जब ऐसे पानी पियोगे ना तो एक गिलास भी नहीं पियागा ढंग से, लेकिन जब प्यास लगा रहता है तो आदमी एक एक बोतल गटक जाता है पानी। उसी तरीके से जैसे इधर पानी स्टार्ट होगा, पानी आना शुरू होगा, इधर पानी सूखते जाएगा, सूखते जाएगा, सूखते जाएगा, सूखते जाएगा, क्योंकि इतना दिन से इस जमीन को पानी मिला ही नहीं है। ये जमीन का टुकड़ा ऐसे ही सूखा था, अब पानी मिलेगा इसको भी, तो ये भी अपना उर्वरता क्षमता वापस से पा लेगा और इधर भी खेती होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग जल प्रबंधन करते हैं तो बहुत सारा फायदा मिलता है हम लोगों को। पहला बाढ़ का समस्या खत्म हो गया, और दूसरा सूखा का समस्या खत्म हो गया। और कृषि के पूरक, कृषि के पूरक इन द सेंस कि कभी कभी क्या होता है ना कि फसल बर्बाद हो जाता है, चाहे कभी कभी फसल उगता है लेकिन उसका उचित दाम वगैरह नहीं मिलता है, या जितना सोचे थे उतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पशुपालन वगैरह करते हैं, छोटा मोटा कुटीर उद्योग कर लेते हैं, खेती की मदद से ही कर लेते हैं, जिससे हमें फायदा मिलता है। जैसे कि मान के चलो कि हम बीज 100 रुपया का खरीदे, लेकिन कमाई 80 रुपया का हुआ, इससे कमाई 80 रुपया का हुआ, तो 20 रुपया का तो हम नुकसान में आ गए ना जी। 20 रुपया का नुकसान में हम आ गए, तो हम लोग कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे इस 20 रुपया का भी भरपाई हो जाए, ठीक है। तो इसी को कृषि का पूरक कह देते हैं, यानी कि इन लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आइडिया लगा करके पूर्ति कर दिया जाए। क्या ये चीज समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? चलो, इसके बाद एक लास्ट है अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान, देखो इसमें बताया गया है अंतरराष्ट्रीय फसलें अनुसंधान संस्थान। अच्छा अच्छा, देखो इसमें ना कुछ कुछ अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान संस्थान। देखो ये कुछ ऐसा संस्थान होता है ना बाबू कि जो हर चीजों पर गहराई से उन लोगों के बारे में जानता है, परखता है, पढ़ता है, ठीक है। उसमें क्या कमी आ रहा है, उन सब चीजों को दूर कैसे करना है, कैसे होता है रिसर्च करना।
तो इन लोगों का काम वही होता है, ये तरह तरह की फसलों पर तरह तरह की चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है, ताकि जितना भी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ पाए, तेजी से आगे बढ़ पाए। तो ऐसे ही कुछ कुछ अनुसंधान संस्थान का नाम है, जैसे कि पहला अनुसंधान संस्थान के बारे में हम लोग जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये है हमारे हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा हुआ है भी। अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, क्या? फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है, ठीक है। ये संस्थान अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शुष्क भूमि और अन्य कृषि संस्थाओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। देखो, ये कुछ ऐसे संस्थान है जो कि मतलब कि आखिर इन सब के जितना भी फसल वगैरह है, इन सब क्षेत्रों में कैसे विकास किया जाए, कैसे कृषि को आगे बढ़ाया जाए, कैसे कृषि से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में ये गहरी रिसर्च करते हैं, ठीक है। उसमें जो सुधार होते हैं, जो भी मतलब सुधार करना जरूरी माना जाता है, जरूरी होता है, उन सब चीज़ों के सुधार के लिए ये सलाह देते हैं। समझ में आ गया? इन लोगों का काम यही होता है, जिसमें से दो ठो अनुसंधान संस्थान हम लोग देखे हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। दूसरा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ रहेगा वो अगला क्लास में हो जाएगा, ठीक ना। इसका नोट्स हम दे दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं, अपना याद करके आ जाना। इसमें अभी कोई डाउट है कहीं पे, कुछ कोई समस्या है? चलो ठीक है, नोट्स डाल देंगे, ठीक ना। सारा का सारा नोट्स बना लेना और याद कर लेना। हाँ है, तो इससे लगाया करो सवाल। हाँ, हो गया ना राहुल?